हेलो बच्चों, आज हम चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें हमको क्या पढ़ना है, किसी भी एक एटम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, क्या वेरिएशन होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे, और क्या वेरिएशन होता है किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे। तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, यानी हम पीरियड के लिए भी बात करेंगे और ग्रुप के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। देखो बेटा, जब हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो हमको सेल्स पता चलते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो उसमें से जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, यानी वो लूजली बाउंड होते हैं। हमने आपको समझाया है बेटा कि जैसे न्यूक्लियस को एक घर मानो, और न्यूक्लियस के से जितना दूर इलेक्ट्रॉन शेल में होगा उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उतना कम होगा। जैसे बच्चा एक घर से जितना दूर घर से जाता है तो घर से अट्रैक्शन उसका उतना कम हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जैसे एक ये बात है, ये आप मान लो न्यूक्लियस है, ये सेल्स है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि देखो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऐसे मान लो, समझना इस बात को। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही है, लेकिन प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस का चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो अभी इस इलेक्ट्रॉन को मानो ये बच्चा है, ठीक है, अभी न्यूक्लियस के पास में है ये इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हुआ अट्रैक्शन कम हुआ, न्यूक्लियस से और दूर इलेक्ट्रॉन हुआ अट्रैक्शन और कम हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो जितना दूर इलेक्ट्रॉन शेल में होता जाएगा उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो लूजली बाउंड यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, दो बातें, एनर्जी, जब भी आप एनर्जी बेटा पढ़ें तो दो बातों का ध्यान दें। एनर्जी में शब्द रिलीज आ रहा है कि रिक्वायर्ड आ रहा है, कहानी समझ में आ गया? यानी रिलीज हो रही एनर्जी, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है, रिक्वायर्ड है एनर्जी, इट मींस वो एंडोथर्मिक है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, अब यहां से थोड़ा सा ऐसे याद रखना, ये देखो इसकी स्पेलिंग आई से शुरू हो रही, आई से शुरू हो रही, तो इसको याद रखना इन का मतलब है कि यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। कहानी समझ में आ गया? तो अब हम इसका डेफिनेशन बना लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो देखो बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इनका मतलब है, इनका मतलब क्या है कि देनी है। ठीक है, अच्छा, यदि यहां आउट की बात करते हो तो एनर्जी मतलब बाहर निकल रही है, इनका मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कहानी समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या क्या हो गई बात, क्या हो गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या बेटा, या ऐसे लिख लो, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस
सेल इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब कहानी समझ में आ रही है? अब आगे देखो बेटा। अब इसके बाद आती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है और टॉप टू बॉटम क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते बेटा। बेटा जब भी किसी भी एटम से, जब भी कोई आपने एक एलिमेंट को ऐसा ले लिया, जैसे कोई भी आप ले लो, और उससे जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की। पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। चलो बात कर लेते हैं। हाँ, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। तो देखो बेटा, अच्छा जितनी भी बात होगी बेटा वो सब 3D सीरीज के लिए होगी, तो हम 3D सीरीज ही बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन और ये ट्वेल्थ, ये ग्रुप है, ठीक है। और इनके बाकी मेंबर ऐसे नीचे होंगे जो आप समझ ही रहे हो। सारी सीरीज आपको याद करवाई गई हैं। तो देखो बेटा, हम बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये पूरी कहानियाँ तब आपको समझ में आएंगी जब हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के आप पार्ट फर्स्ट सेकेंड पढ़े होंगे, तभी ये आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। बाकी मेंबर इनके नीचे हैं जो आप सीरीज के हिसाब से अपना देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बात आती है, ठीक है बेटा, कि देखो होता क्या है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो होता क्या है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। लेकिन हमने आपको किसी भी एटम के लिए दो बातें एक साथ चलनी सिखाई थी, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक जेड इफेक्टिव। तो कब कौन किस पे डोमिनेट होगा, करेगा, है ना, उसी हिसाब से उसका साइज निर्धारित होता है और साइज के आधार पे ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी बताई जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, होता क्या है कि देखो यहां से लेके यहां तक क्या होता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। आपको हमने आपको फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नहीं सेकेंड पार्ट में आपको एटॉमिक साइज के विषय में हमने पढ़ाया है। यहां से लेके यहां तक क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। फिर उसके बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे जेड इफेक्टिव
बराबर हो जाता है लगभग। कैसे, किसके बराबर? स्क्रीनिंग इफेक्ट के। ठीक। अच्छा, यहां पे फिर क्या होता है? यहां पे क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर? जेड इफेक्टिव। इतना तो सबको पता है पहले से, ठीक है। तो यहां का जो साइज होगा कैसा होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। कहानी समझ में आ गया? और फर्दर साइज, यहां पे साइज क्या करेगा? साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन हर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात साइज के आधार पे डिसाइड हो जाए, ये हर जगह पे ऐसा जरूरी नहीं होता है। कहानी समझ में आ गया? अच्छा, अब ऐसा नहीं हुआ, उसका कारण देखो। देखो यहां यदि हम कहें कि देखो बेटा साइज डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा सारे बच्चे एक काम करें कि पहले एक बात लिख लें कहीं पे, यहां पे लिख लो। जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना तो एक बात ये याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। ये सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। सारा कांड यही लोग करते हैं, ठीक है। अब बदनाम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा बेटा, तो इसका मतलब क्या है? साइज कम हुआ, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी पहले तो बढ़ी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? साइज ऑलमोस्ट सेम हुआ। साइज ऑलमोस्ट सेम हुआ, इसका मतलब है कि इन सब की आपस में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी, ये बोल सकते हैं। लेकिन अब आती है बात यहां की, इन दोनों की। अब इसमें तो क्या है कि इसमें तो भाई जो आपका साइज है, साइज तो इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज करनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो होता क्या है? अब यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, यहां सबसे पहले क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। फिर यहां पे क्या हो जाता है? ये बात फिकोनी की है। यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा हो जाता है? ये हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? हम कॉपर और जिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्दर इंक्रीज कर जाता है। क्यों? अरे ये तो तूफानी बात हो गई। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हम कॉपर और जिंक के लिए बात कर रहे हैं, नहीं तो घूमते रह जाओगे, ठीक है। देखो पहले क्या होगा? पहले आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा। यहां तो इससे बात मैच कर गई। अच्छा यहां देखो, यहां पे साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। इसका मतलब है कि यहां आयोनाइजेशन एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो हमने लिख दिया आयोनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट हो गई, किसकी? फिकोनी की। लेकिन उसके बाद कॉपर और जिंक आता है, ठीक है। तो पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट हुई, तो सबके मन में आता होगा कि हो ना हो आयोनाइजेशन एनर्जी अब तो भाई घटनी चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए बेटा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले कॉपर की बात और फिर जिंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। आओ पहले हम कॉपर की बात कर लेते हैं। पहले हम कॉपर की बात कर लेते हैं। चलो, ये कॉपर में क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 3d9 है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको 10 कर दिया गया और ये हो जाएगा 3d10 और 4s1। ठीक है, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि देखो इसके पास क्या आ गया है, 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 3d के पास पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है। अब सुनो बेटा, जिंक की बात देखो, जिंक तो वैसे ही दमदार है, लेना देना कुछ नहीं, झमाझम स्टेबल पहले से ही। कैसे, यहां भी आ गया जिंक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ही डालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ना कहीं से गया और ना किसी ने लिया, यानी ये पहले से ही स्टेबल है। तो इसके पास भी क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो इसी के कारण, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण फर्दर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। सबको समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आया? इस बात को बेटा बार बार समझ के पढ़ना, नहीं तो यही बात आपको समझ में नहीं आती, आप सीधा सीधा इससे मैच करना जान जाते हो। आपने साइज देखा, साइज के हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी को आप बताना शुरू कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो अगली, सारे बच्चे जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं और हम इसके करवाने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि आप इसको कहीं नोट करते जाएं और अच्छे से पढ़ते जाएं। तो चलो बेटा सारे बच्चे नोट कर लें इसको। ठीक है, कहानी समझ में आ गया? अब इसको और अच्छे से लिखना हो तो ये यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्यों, अब देखो ये पूरी बात नीचे वाली इतनी, ये सारी बात आयनाइजेशन एनर्जी की है, ये पूरी बात। और कहाँ से कहाँ तक के लिए है, पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करी है, कहाँ तक, यहाँ तक, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की यहाँ से यहाँ तक की बात की है, यानी फिकोनी की, और उसके बाद हमने कॉपर और जिंक की बात की है। तो यहाँ पे सारे बच्चे लिख सकते हैं कि ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सारे बच्चे बहुत अच्छे से लिखेंगे, या लिखो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, चलो तो हमें लगता है कि बच्चे लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात तो अब समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं टॉप टू बॉटम। ये पीरियड की बात हो गई, अब हम लोग बेटा ग्रुप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा 3D सीरीज, उसके बाद 4D सीरीज, 5D सीरीज, और इन सबको आपको रटने का तरीका हमने बता ही रखा है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप चलते चले आएंगे, और यहाँ पे भी आप चलते चले आएंगे, यहाँ पे भी आप चलते चले आएंगे,
तो लास्ट में जिंक, कैडमियम और मरकरी मिलेगा। जिंक, कैडमियम और मरकरी मिलेगा। अब बात आती है, चलो इनके एक एक और लिख लेते हैं। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप यहाँ के 14 एलिमेंट, ठीक है, चलो 6D भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ लास्ट, वैसे तो ये इनकम्प्लीट होता है, वैसे ये इनकम्प्लीट होता है, लेकिन यदि आखिरी में माना जाए, ठीक है, तो यहाँ पे Cn होता है, कॉपर्निशियम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, जैसे हम, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे हम स्कैंडियम से इट्रियम पे आएंगे और इससे लेंथेनम पे आएंगे, तो क्या होता है, यहाँ इससे बड़ा इसका साइज होगा और इससे बड़ा इसका साइज होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही? इससे बड़ा इसका साइज और इससे बड़ा इसका साइज। अच्छा, यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ और यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तो साइज बढ़ा, लेकिन इनका साइज आपस में बराबर हो गया। ठीक है, लगभग बराबर हो गया। अब एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ये आपका 4th पीरियड है, ये आपका 5th पीरियड है, और ये 6th पीरियड है, और ये बेटा 7th पीरियड है। ठीक, तो अब बात क्या होती है कि आप सबको हमने पढ़ाया है कि देखो, या इससे इसका साइज तो बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज इसके लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका साइज कैसा है, ऑलमोस्ट सेम। और ऐसे ही सब में होता चला जाएगा, ऐसी इस सीरीज का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर ऐसे। ठीक है, देखो बेटा, साइज जब सेम हो गया, साइज कैसा हो गया, साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, किसका, जर्कोनियम और हॉफनियम का। इसका मतलब है कि अब हमको आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, अभी हमने आपको सिखाया भी है कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जेड इफेक्टिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। अब देखो, अब लफड़ा यहां शुरू हुआ, कहां, 4D और 5D में, यहां पे शुरू हुआ, समझ में आ गया? अब जिनका साइज सेम हो गया, तो उसको दूसरी किस बात से चेक करेंगे, जेड इफेक्टिव से। ठीक है, पिछले वाले जो भी हमने पार्ट हैं, उनमें हमने जो आपको पढ़ाया था, जेड इफेक्टिव के लिए हमने बोला था कि साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन जेड इफेक्टिव हमेशा 5D सीरीज का 4D सीरीज से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5D सीरीज का, अब 5D सीरीज की बात इसके बाद की कर रहा हूं बेटा, हॉफनियम से आगे की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हॉफनियम का जेड इफेक्टिव जर्कोनियम से कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा इससे।
बताओ इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब जैसे, चलो एक और इस साइड का और लिख लेते हैं, जैसे Cu, Ag और Au। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मान लो हमसे इनमें पूछ ले या इसमें ही पूछ ले, इसमें ही पूछ ले, तो देखो बेटा, अब हम तीनों को लिखते हैं। देखो बेटा, इसका साइज और इसका साइज, तो पहले यहां से यहां तक साइज बढ़ा, इसका साइज बड़ा है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जिंक का आयोनाइजेशन एनर्जी कैडमियम से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कैडमियम और मरकरी की बात की जाए तो देखो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा है, कैडमियम का। तो क्योंकि इनका साइज सेम है, साइज कैसा हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया। मजा आ रहा है ना? ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब देखो साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, इसका मतलब हमारे पास दूसरा पैमाना इसको समझने का क्या है, जेड इफेक्टिव। लेकिन जेड इफेक्टिव तो 5D सीरीज का, 5D सीरीज बार बार बोल रहा हूं तो मैं यहाँ इनकी बात कर रहा हूं, हॉफनियम से लेके गोल्ड तक, ये मरकरी तक। ठीक है, जर्कोनियम से लेके कैडमियम तक, ऐसी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया अब, लेकिन इसका Hg का जेड इफेक्टिव कैडमियम से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कैडमियम से ज़्यादा होगा। ये बात बेटा बहुत ध्यान से पढ़ते रहना। इसका मतलब क्या है कि कॉपर का आयोनाइजेशन एनर्जी Ag से ज़्यादा और Ag का Au से, यानी Au का आयोनाइजेशन एनर्जी सिल्वर से ज़्यादा होगा और सिल्वर से भी ज़्यादा किसका होगा, कॉपर का होगा। तो ये कहानी सबको याद समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलो अब कुछ बातें और कर लेते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं। देखेंगे बेटा इसे यहाँ पे ये देखने वाली बात है, यहाँ सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि जेड इफेक्टिव 5D का ज़्यादा होगा 4D से, इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग अगली बात देखते हैं, डिफरेंट इंथैल्पीज। इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, अब हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंट इंथैल्पीज पढ़ेंगे। कैसे, देखो इस बात को समझना है बेटा, कैसे पढ़ेंगे इसको समझो। जैसे एक हमने ले लिया Mn और दूसरा हमने ले लिया आयरन। ठीक है बेटा, तो इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, डिफरेंट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है बेटा, इसको ऐसे समझिएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 25 और इसका एटॉमिक नंबर 26। ठीक है बेटा, अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। ठीक है, अब बात समझिएगा। जब Mn था तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है बेटा,
अब Mn से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। तो ये आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई। जब आपने पहली आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो Mn से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल पाया। तो अब Mn से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसका मतलब है कि Mn के ऊपर एक प्लस चार्ज आया। क्लियर है ना बेटा? इसका मतलब है अब ये कितना रह गया? 24। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पहले 25 था। जब कोई न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और वही उसका जेड होता है, क्योंकि जेड के बराबर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जब कोई भी एटम क्या होता है कि अपने पॉजिटिव चार्ज में जाता है तो इसका मतलब है उसमें से ना तो उसका एटॉमिक नंबर ना तो उसमें प्रोटॉन डिस्टर्ब हुए। डिस्टर्ब हुआ कौन? डिस्टर्ब हुआ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? अब एक इलेक्ट्रॉन जो निकला वो बेटा यहां से निकला। इसका मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया? जरा ध्यान से देखिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक, अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन हम और निकाल दें। एक इलेक्ट्रॉन हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हमने फिर से निकाल दिया। तो ये हमारी हो गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d5। आप देखो बेटा, ये आउटर मोस्ट सेल था, ये वैलेंस सेल था और ये पेनल्टीमेट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक है, अब पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन इसलिए अब नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट हाफ फिल्ड है, और कंप्लीट डी ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है। हाँ, अब आपसे ये कहा जाए कि नहीं चलो ठीक है हमको डी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको एक एनर्जी का लॉन्ग जंप लेना पड़ेगा, यानी बहुत सारी एनर्जी की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब ये जैसे बेटा एक इलेक्ट्रॉन और निकाले तो ये क्या हो गया था? Mn2+। बताओ, इतना सबको समझ में आया? और Mn2+ का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो अब दूसरी बात, सिर्फ ये आप यही काम आयरन के लिए करो। देखो बेटा, पहले Fe था, एटॉमिक नंबर कितना है? 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? Fe+। ठीक, अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? यहाँ से। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? 4s1 3d6। ठीक है, और यहाँ पे हमने कौन सी पहली आयनाइजेशन एनर्जी यूज कर ली। ठीक, अब हम आ जाते हैं, फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का इस्तेमाल कर देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकल जाएगा तो Fe2+ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे Fe2+ हुआ, अब देखो सब कुछ वही रहेगा। अब ये हो जाएगा 4s0 3d6। कहानी समझ में आ गया? अच्छा अब क्या करेंगे? अब और नीचे चले आओ, यानी अब देखो, अब यहां और यहां में बहुत अंतर है बेटा। देखो ये 3d5 है, स्टेबल है, और ये 3d6 है, ये 3d6 है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो अब इसका मतलब क्या है? इससे हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो Fe3+ हो जाएगा, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d5 हो जाएगा। अब 3d5 के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? तो ये आपको
इंथैल्पीज यानी आयनाइजेशन इंथैल्पीज कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो Mn2 प्लस Fe3 प्लस आयनिक फॉर्म में स्टेबल हो गया, इधर और इधर। जरा ध्यान से देखो, ये 2 आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद में स्टेबल हुआ और ये 3 आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद स्टेबल हुआ। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब अगली बात करते हैं। अच्छा एक और बात समझिएगा, बोला जाए कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है? तो जैसे जैसे हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। और यदि अब आपको निकालना हो तो अब बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि देखो 3d5 अपने स्टेबल फॉर्म में चला गया है, यानी अब इसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं है। कहानी समझ में आ गया? चलो अगली बात करते हैं। चलो बेटा एक तरफ से नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, अब आपको एक सवाल दिया जा रहा है, सारे बच्चे इसको करेंगे और सारे बच्चे हमारे साथ ही करते चलेंगे। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि Mn प्लस और Cr प्लस में किसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी? देखो बेटा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा बेटा? उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे। आपने ले लिया Mn प्लस और आपने ले लिया बेटा Cr प्लस। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने ले ली हैं, तो चलो इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो बेटा, जब Mn प्लस Mn था तो इसका एटॉमिक नंबर 25 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और बेटा 3d5। अभी परेशान नहीं हो, यहीं पे अभी पहुंचते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका सवाल हो गया। ये सवाल क्या हो गया कि Mn एंड Cr प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। चलो फिर हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये Mn क्या हो गया? Mn प्लस में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1s2 और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल क्यों बार बार कह रहे हैं, आप बात को समझो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आउटर मोस्ट होगा। देखो 1 नंबर 2, इन नंबरों की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यही पीरियड यही सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और यही एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कहानी समझ में आई ना बेटा? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर इस्तेमाल हो, नंबर हम इनको बोल रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वही आउटर मोस्ट सेल होता है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। परेशान बिल्कुल नहीं होना, 3d5 अंदर हो, 4s1 बाहर हो, मतलब ऐसा भी लिखा हो जैसे ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा है 3d5 4s1। परेशान नहीं हो रहा, ये वही बात है, ये दोनों सेम बातें हैं। आपको पेनल्टीमेट सेल, आउटर मोस्ट सेल यदि आपको पता है तो लिखने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है बेटा, अब चलो अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर हम Cr की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा Cr, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको करते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक, तो अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2
और 3d4, 3d4। अच्छा 3d4 हुआ तो इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3d5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक, अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा Cr+, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d5। अब दोनों में अंतर देखो बेटा, दोनों में अंतर देखो। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चाहे इसको अंदर करके लिखो या बाहर करके लिखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, देखो बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो यहां इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी निकलने लायक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलने लायक अब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि Cr+ Mn+ से ज्यादा स्टेबल है। कहानी समझ में आ गया, यानी Cr+ की स्टेबिलिटी Mn+ से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां से अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और यहां अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, Cr+ की Mn+ से। इसका मतलब जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है वही उसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी Cr+ की ज्यादा है Mn+ से। ठीक है बेटा, सारे सब बेटा एनसीईआरटी के ही सवाल हैं। हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहे हैं बेटा। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए थोड़ा सा लंबा हुआ जा रहा है क्योंकि हम लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं बेटा, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। इस टाइम पे जो एक माहौल चल रहा है कि बस उड़ाते रहो उड़ाते रहो उड़ाते रहो। ठीक है, बच्चे को आ रहा समझ में नहीं आ रहा, मैं उस तरीके से नहीं चल रहा हूँ, एक एक लाइन से चल रहा हूँ और एक एक बात आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, हमारे वीडियो जैसे बनते हैं बेटा वैसे ही अपलोड किए जाते हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, कोई एडिटिंग नहीं होती, जैसा बनता है वैसा ही अपलोड हो जाता है। और दूसरी बात, बीच में एक और बात बता देना चाहते हैं कि मेरा एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यदि कोई बच्चा पर्सनली हमसे हमारी क्लासों को अटेंड करना चाहे तो वो प्ले स्टोर पे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नाम से सर्च करेगा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नाम से सर्च करेगा तो हमारा एप्लीकेशन मिलेगा। उसमें समर्पण का लोगो लगा होगा। ठीक है, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नाम से आप सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। उसमें टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस हैं और अभी लाइव रिवीजन की बातें हैं और डीपीपी और बहुत सारा सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट कर लो बेटा। चलो अब अगला सवाल यदि हम आपको दें, यदि अगला सवाल हम आपको दें और हम आपसे अब एक दूसरी बात ये पूछें कि बताओ भाई Mn2+ और Fe2+ में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो आप सेम यही फंडा लगाएंगे और निकालेंगे। देखो दूसरा है Mn2+ एंड Fe2+, ये क्वेश्चन है। इसमें किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो पहले हम एक एक करके चलते हैं। पहले Mn पे चलते हैं। Mn25, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। ठीक है बेटा, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो ये हो जाएगा Mn प्लस। ठीक, सारे बच्चे समझदार हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4s1, 3d5। अब Mn से Mn2 प्लस में जाएंगे, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट हुई, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड हुई, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा 4s0 और 3d5। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई आउटर मोस्ट सेल के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, पेनल्टीमेट सेल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हाफ कंप्लीट कैसा है, कंप्लीट हाफ फिल्ड। ओके, ठीक, चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं Fe के। ठीक है, अब देखो बेटा Fe26। अब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बार बार वही नहीं लिखता हूं। अब यहां से शुरू हुआ, अब ये 4s2 और 3d6 पे खत्म हुआ। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो अब ये क्या बचा Fe प्लस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s1, 3d6। फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो Fe2 प्लस। यहीं पे रुकना है क्योंकि इसमें और इसमें ही पूछा है किसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉन हो गया 4s0 और 3d6। जादू आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलने लायक है, लेकिन अब ये अपने स्टेबल फॉर्म में आ गया, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना जादू। देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी में थोड़ा सा इसलिए बढ़ा के और थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ा रहा हूँ कि आपके सारे सवाल निकल जाएं। ठीक है बेटा, उड़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ से निकलने लायक है नहीं, यहाँ से भी निकलने लायक है नहीं। अब ये अपने स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इजीली निकल सकता है। ठीक है, इसका मतलब है Mn2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है किससे, Fe2 प्लस से। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उसी का आयनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगा। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बेटा Mn2 प्लस का ज़्यादा होगा Fe2 प्लस से। ठीक है, अच्छा एक बात और हम इसमें कह सकते हैं, यहां एक बात और कह सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई, एक एडिशनल बात आप समझ लो। देखो बेटा बहुत अच्छे से समझना, ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी पहली हो गई, ये वाली, ये आयनाइजेशन एनर्जी पहली हो गई, ये आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी हो गई। अभी हम तीसरी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का इस्तेमाल करके हम ये इसको Fe3 प्लस तक ले जा सकते हैं। यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और यहाँ से अब ये स्टेबल फॉर्म में चला गया, यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। इसका मतलब क्या है कि यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn2 प्लस इज ग्रेटर देन, 2 प्लस ना बोलिएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किससे, आयरन। ठीक, तो एक बात ये भी हो सकती है कि थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Mn इज ग्रेटर देन Fe। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। चलो एक और बात कर लेते हैं, बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी समझ में आ रहा है ना। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझा दूं। ठीक, हटा रहा हूं इसको।
अब ये लास्ट पॉइंट है, तीन फैक्टर होते हैं बेटा। ठीक है, तो तीन ऐसे टर्म होते हैं, तो 3 टर्म्स फॉर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। 3 टर्म्स फॉर द वैल्यू ऑफ, या 3 टर्म्स ऐसे लिख लो, 3 टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 टर्म्स रिस्पॉन्सिबल 3 टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलो पहला टर्म क्या है, अब तीनों टर्म आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहला है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मतलब है ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब इसको समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के कारण इसका पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे, ये क्या है, इन सब में, इन सारी जितने भी आपके ये ऑर्बिटल्स, जितने भी आपके ऑर्बिट हैं, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या है, इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ये बेटा न्यूक्लियस है, लिख देता हूं, टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, और दूसरा है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लिखने का तरीका ठीक है, अब समझ लीजिएगा। देखो, और तीसरा है जो जिस पे स्टार लगाइएगा, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, देखो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जब न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा, साइज उतना छोटा होगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, साइज जितना छोटा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है बेटा, अब आप ये रिपल्सन वाली बात जानते हो ना, कि न्यूक्लियस का जब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम कौन करता है, बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट आप समझ रहे होंगे। तो उसके कारण क्या होता है, जब स्क्रीनिंग कम होगा तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग कम, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम होगा। और तीसरा है एक्सचेंज एनर्जी, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी को आपको देखना है। देखो बेटा, एक्सचेंज एनर्जी क्या है, अब समझिएगा। सब कुछ हटा देते हैं, अब आप एक्सचेंज एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा। एक्सचेंज एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा। देखो, होता क्या है कि एक्सचेंज एनर्जी सिर्फ पॉसिबल होती है एक ही सबसेल के ऑर्बिटल्स के अंदर। कैसे? ठीक है, एक्सचेंज पॉसिबल इन द orbitals of
सेम सबशेल, ठीक है, ऑफ पैरेलल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर बात पे ध्यान देना, एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पॉसिबल है सिर्फ एक ही सबसेल के ऑर्बिटल्स के पास में, और वो भी किनका, जिनका स्पिन कैसा हो, पैरेलल हो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इन सब चीज़ों को आप लिखते चलेंगे और आप बहुत कायदे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि क्या होता है, आप एनसीईआरटी 20 बार 10 बार पढ़ते हो, एक्सचेंज एनर्जी समझ में आती है नहीं है, बस आप पढ़ के एक लाइन लिखा है एक्सचेंज एनर्जी, बस पढ़ के चले गए। चलो, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले है, जैसे हम ये हमने आपका क्या बना लिया, ये बेटा ये हमारा डी सबसेल है, ये क्या है, डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब मान लो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, समझ में आ गया। एक्सचेंज जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी और रिलीज होगी और रिलीज होगी, तो उस सिस्टम में एनर्जी की कमी होगी और कमी होगी और कमी होगी, यानी वो सिस्टम और स्टेबल होगा और स्टेबल होगा। एनर्जी जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये तो समझ ही रहे होगे, ठीक है। चलो अब अगली बात देखते हैं। अब हम कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसे मान लो यहां से शुरू करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, मेढ़ा टेढ़ा बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसलिए अलग अलग बना रहा हूं कि आप एक ही में खिचड़ी ना हो जाए, कि आप समझ ना पाओ, ठीक है। ये सब एक ही है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये डी सबसेल है बेटा, डी सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सब सेम एनर्जी वाले हैं, तो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलेंगे। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है। चलो अगली बात। देखो बेटा, हम इसका एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं। पहला वाला इलेक्ट्रॉन कहां कहां से एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, लेना देना, ठीक। देखो, इसका एक्सचेंज यहां से हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। इसका एक्सचेंज यहां से हो सकता है, इसका एक्सचेंज यहां से हो सकता है, इसका एक्सचेंज यहां से हो सकता है। तो बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन का इसका एक्सचेंज कितनी जगह से हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 जगह से एक्सचेंज हुआ, ठीक। अब आ जाओ, अच्छा, अब इसका जिसका एक्सचेंज हो गया, समझ लो वो शादीशुदा हो गया, यानी उसकी शादी हो गई। पहला इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हम पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि पहला अब किसी से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, यानी पहले की शादी हो गई, अब दोबारा शादी नहीं कर सकता। यानी जो इलेक्ट्रॉन एक बार एक्सचेंज हो गया, फर्दर उसका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। इसकी अब देखो, पहले इलेक्ट्रॉन की शादी हो गई, चलो ठीक, अब इनका एक्सचेंज नहीं होगा, अब इनका एक्सचेंज होगा। अब इनका एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 2 3, कितनी जगह एक्सचेंज हुआ, 3 जगह। अब ये भी भैया शादीशुदा हो गए, ठीक।
इनकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई, अब इनकी शादी होने जा रही, इनकी। अब इनका एक्सचेंज कितनी जगह होगा? 1 2, कितनी जगह एक्सचेंज हुआ? 2। ठीक, अच्छा अब एक और बना लो। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, अब चलो, इनकी शादी हो गई, इनकी शादी हो गई, है ना, इनकी भी शादी हो गई, और इनकी शादी अब करानी है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक, और इनका एक्सचेंज बताओ, इनका एक्सचेंज कहाँ हो सकता है? सिर्फ इनसे। तो कितनी जगह एक्सचेंज हुआ इनका? 1 जगह। अब आप ये कहेंगे सर क्या ये कंवारे ही रह जाएंगे? तो आप इनका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, यानी ये 0 एक्सचेंज करेगा। यदि आपको एक और बनाना और इसका एक्सचेंज इसी से क्या पॉसिबल है, यानी इसका 0 एक्सचेंज होगा। तो टोटल एक्सचेंज देखो कितने हुए, टोटल एक्सचेंज कितने हुए? 4 + 3 + 2 + 1 = 10। कितने एक्सचेंज हुए? 10। देखो बेटा, जितना एक्सचेंज का नंबर ज्यादा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी बार एक्सचेंज हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दिया है, सिस्टम से उतनी ज्यादा एनर्जी निकल गई है, सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल हो गया है। इसी के लिए कहा जाता है कि जब आपका ऑर्बिटल कैसा हो, हाफ फील्ड होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। सारे बच्चे एक्सचेंज समझ लें अच्छे से, ठीक, फिर हम लोग अगली बात पे चलते हैं। ठीक, तो इसको हम समझ लेंगे, ये हमारा एक्सचेंज का पहला एग्जाम्पल था। ठीक, इसको हटा देते हैं। हम आपको और कैलकुलेशन कराने जा रहे हैं। आज एक्सचेंज पढ़ लो अच्छे से बच्चा। YouTube पे ऐसी क्लासें होती नहीं है, YouTube पे बस वही होता है, चूरन देना होता है, चूरन। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, दूसरी बात, मान लो D के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। हम दूसरे कलर से इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपको पैरेलल स्पिन देख पाओ आप। 6 7 8 9, देखो समझिएगा। हाँ देखो, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला, ये सब कैसे हैं? ये है पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो ये काला वाला इलेक्ट्रॉन, ये काला वाला इलेक्ट्रॉन, ये काला वाला इलेक्ट्रॉन और ये काला वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला। ठीक, ये भी कैसे हैं? ये भी हैं पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज सिर्फ पैरेलल इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होगा। कभी भी ये जो एंटी क्लॉकवाइज इंटर किया है इलेक्ट्रॉन, ये कभी क्लॉकवाइज से क्या एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब बनाते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है और सबको समझना है। क्लास जैसे मेरी एकदम सिस्टम से क्लास पढ़ना, पार्ट 1 पढ़ना, पार्ट 2 पढ़ना और पार्ट 3 पढ़ना, फिर 4th 5th बनेगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ नहीं रहे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वही एग्जाम्पल, वही सब कुछ। ठीक है, फर्जी का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है गुरुदेव, ठीक, चलो
अब हम लोग इसके नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट करने जा रहे हैं। चलो हम बना लेते हैं बेटा, ठीक है। एक्सचेंज काउंट करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और ये 1 2 3 4। देखो जब हाफ फील्ड था, अभी जो पहले हाफ फील्ड वाला बनाए हैं, चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। नीले वालों को एक जगह लिख देते हैं और काले वालों को एक जगह। नीले वाले एक जगह लिख लो, ठीक, और काले वाले एक जगह लिख लो, ठीक। नीले वाले ये वाले, इनकी बात कर रहा हूं, इनकी 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 इनकी, सॉरी ब्लैक से लिख दिया, ब्लू से लिखता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आप डॉक्टर शैलेंद्र सिंह से पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखो बेटा, नीला चल रहा कि काला, ठीक। अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन हम यहां लिख दे रहे हैं। देखो ये सिर्फ काउंटिंग के लिए है, और जो आपका, ठीक है, होन रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही होती है, सिर्फ काउंटिंग के लिए आपको बता रहे हैं, ज्यादा ज्ञान अपनी तरफ से ना लगाना, ठीक। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। चलो अब इनके एक्सचेंज हम करते हैं। क्या इसके एक्सचेंज आप पढ़ नहीं चुके हो? 4 + 3 + 2 + 1 = 10 एक्सचेंज, अभी आपको पढ़ाया है। इसके एक्सचेंज पढ़ लो। देखो अब यदि इसकी शादी करनी है, इसका एक्सचेंज करना है, तो 1 2 और 3, कितना एक्सचेंज हुआ? 3, ठीक है। अब देखो, अब ये तो शादीशुदा हो गया, अब इसका अगला एक्सचेंज देखो, ठीक। ब्लैक से ही बनाता हूं, ठीक। अब देखो ये तो भैया शादीशुदा हो गया, इसकी शादी हो गई, अब ये तो एक्सचेंज करेगा नहीं, अब ये करेगा। ये कितनी जगह? एक जगह, दो जगह, ठीक। एक और बना लो, अभी एक एक्सचेंज और हो सकता है। अब ये भी शादीशुदा हो गया, ठीक है। अब इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, ठीक। अभी ये बाकी है, ठीक। तो अब इनका एक्सचेंज कहां हो सकता है? सिर्फ कितनी जगह? एक जगह। और ध्यान से देखो, तो टोटल कितना हुआ? 3 + 2 + 1 = 6, यानी इसके लिए टोटल एक्सचेंज कितना हुआ? 10 + 6 = 16। 10 इनका, नीले वालों का 10 एक्सचेंज हुआ, और काले वालों का, ये जो ब्लैक वाले हैं, इनका 6 एक्सचेंज हुआ। तो अब इसके लिए टोटल एक्सचेंज कितना निकला? इसके लिए टोटल एक्सचेंज कितना निकला? कितना निकला बेटा? 10 + 6 = 16, ये एक्सचेंज निकला। समझ में आया? चलो अब हम लोग, अच्छा एक बात समझो, यहां पे एक और बात समझो, है ना। जैसे ये मान लो 3D है, तो इसके पहले क्या 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से भरे नहीं होंगे, यानी 4s2 और 3d9, ऐसा मानो। अब ठीक है, ये 4s2 है, ये वाला मान लो ये 4s2 है, ये 3d9 है। अब हम 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। अब तब देखो क्या होता है। तो अब हम थर्ड केस पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ लो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तीसरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई, तीसरी बात हो गया। मान लो ये 4s2 है और ये 3d9 है, 3d9 है, ठीक है। अब हमने क्या किया?
भैया थोड़ा सा हुंड वायलेट हो रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन आपको भरना वैसे ही सिखाया जाए। क्योंकि केमिस्ट्री के बाहर नहीं चलना है, केमिस्ट्री के हिसाब से ही रहना है। फिर क्या हुआ, ये 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये मान लो 3D है, ठीक है। 3D में अभी 9 इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन 3D में 9 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके हम यहां पे पेयरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाता है, क्या हो जाएगा था, 4s1 और 3d10, 3d10। फिर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल हुंड के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां पेयरिंग हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। चलो 6 7 8 9 और ये 10। अब इसका हमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करना है। सारे बच्चे क्या तुरंत नहीं बोल सकते हैं, ये ब्लैक वाले, अच्छा इसको भी 2 में स्प्लिट कर लो यदि आपको बहुत टेंशन हो रही हो। देखो ऊपर हम ब्लू वाले ये इलेक्ट्रॉन भर दे रहे हैं, ये सिर्फ काउंटिंग के लिए है, ये कोई रूल नहीं है, रूल बस यहीं तक है, ठीक है। और यहां नीचे वाले इसमें कितने हैं, एंटी क्लॉक स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन 5। अच्छा एक बार बताओ, इनकी क्या एक्सचेंज 10 नहीं पढ़े रखी, और इसकी भी एक्सचेंज 10, तो 10 10 10, ठीक। तो इसकी टोटल कितनी हो गई, 10 इसकी और 10 ब्लू वालों की, तो 10 + 10 = 20। जब और अब अंतर देखो, अंतर देखो, जब इलेक्ट्रॉन 9 हुआ करते थे, अब देखो एक ही कलर से बना रहे हैं, बार बार कलर से बन नहीं पा रहा है। यहां पे क्या है, ये 3d9 है, और ये क्या है, हुंड बेचारे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और ये 3d10 है, यहां का एक्सचेंज 16 है, यहां का एक्सचेंज 20 है। तो जिसका एक्सचेंज ज्यादा होगा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी 3d9 से 3d10 इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसका एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा तो उससे उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकल गई होगी और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो गया होगा। कहानी समझ में आई? ठीक है बेटा, बस एक लास्ट पॉइंट आप समझेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों को एक्सचेंज एनर्जी आपको समझ में आ गई, और यहां पे हटा दें, बस एक पॉइंट आप लिख लो, क्या लिखना है, स्टार लगा लिख लेना, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज मोर एनर्जी लिबरेट, ठीक है, मोर स्टेबिलिटी इंक्रीज, मोर स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। बस एक लास्ट पॉइंट लिख लो और आज की बात यहीं से फिर खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। अब अगली एक लास्ट बात है, हटा दे इसको, चलो देखो बेटा, स्टार लगा के लिखना। अब ये एक्सचेंज एनर्जी के अलावा को एक पॉइंट है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ
डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल्स ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स हैव, या छोड़ो ऐसे लिख लो, इंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स ग्रेटर होती है, ठीक है, एस ब्लॉक मेटल से, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन इंथैल्पी डी ब्लॉक मेटल्स की एस ब्लॉक मेटल से ज्यादा होती है ड्यू टू नंबर 1, नंबर 2 ड्यू टू स्मॉल साइज। किसका स्मॉल साइज होता है? डी वालों का। जब डी वालों का स्मॉल साइज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी आपको हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? आयनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात लिखो, हाई जेड इफेक्टिव, ठीक है। कहानी समझ में आ गया? अच्छा, इसकी बात, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एक लास्ट बात लिख लो बस, कोई खास बातें नहीं। देखो, जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही, इट मीन्स वो रिएक्टिव कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस ब्लॉक मेटल, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना? ये रिएक्टिविटी किससे? डी ब्लॉक मेटल से। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही रहेगा और मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमारा 4th लेक्चर होगा और आप कुछ चीज़ें आप जान लो। एक बात ये कहूँगा कि हमारे चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दें अभी, और हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। आप प्ले स्टोर पे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह नाम से हमारा ऐप सर्च करेंगे तो आपको डॉक्टर शैलेंद्र सिंह समर्पण कोटा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नाम से हमारा ऐप मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर लें तो आपका नाम और मोबाइल नंबर ऐप के थ्रू हमारे पास आ जाएगा, और हमारा मोबाइल नंबर ऐप के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। या किसी भी इंक्वायरी के लिए 9335181874 ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐप के थ्रू होता क्या है, एक तो होता है कि आपका वीडियो बना के डाल दिया गया, दूसरी बात होती है लाइव क्लास की। होता क्या है बेटा कि लाइव क्लास थोड़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इन कंपेयर टू किसके, कि वीडियो हमने बना के डाल दिया, ठीक है। लाइव क्लास अच्छी इसलिए होती है
क्योंकि वो एक शेड्यूल्ड मैनर में चलती है कि कल सर की सुबह 8 बजे क्लास है तो है। और जो वीडियो आपके पड़े हुए होते हैं वो अनशेड्यूल्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का जब मन आएगा तब देखेगा, कोई शेड्यूल है नहीं, सिलेबस उतना ही है, पढ़ना उतना ही है, बट सिस्टम नहीं है। समझ गया? तो ये सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे तो जल्दी से चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। इसलिए सारे बच्चों से एक ही बात है कि हमारे ऐप से अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इस नाम से हमारा ऐप है, ठीक है। ऐप हमारा डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नाम से है। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। समर्पण का लोगो लगा होगा, जो एक लोगो लगा होगा उसमें समर्पण लिखा होगा, इसको सर्च कर लें। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह आप जैसे सर्च करेंगे हमारा पहले ही नंबर पे दिखाएगा और उसको डाउनलोड कर लें। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है किसी भी इंक्वायरी के लिए। और थोड़ा सा चैनल को प्यार ज़्यादा दें और लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें। हाँ, एक ये बात है कि लाइव क्लास थोड़ी सी महंगी होती है इन कंपेयर टू वीडियो बना के डाल देना। इसलिए क्योंकि बेटा ऐप के थ्रू जब पढ़ाया जाता है तो उसमें हम लोगों को यानी घंटे खरीदने पड़ते हैं। जैसे 1000 घंटे हमने खरीदे, 2000 घंटे हमने खरीदे या 10,000 घंटे हमने खरीदे, तो घंटे हम जैसे खरीदते हैं उतने ही क्लासें हम लोग ले पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी सी बातें हैं और बाकी आप लोग पढ़िए, ठीक है। और सारे लोग अच्छे से पढ़िए और हमारा 4th पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग फ्यूचर डॉक्टर हो, ठीक है। तो एक डॉक्टर ही डॉक्टर को बना सकता है, ठीक है, एक डॉक्टर ही डॉक्टर बना सकता है, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ पता रहती हैं, ठीक है। बाय बेटा।